सभी मित्रों को नमस्कार, सभी छात्रों को आशीर्वाद। आज हम हिंदी गुरु चैनल के माध्यम से लेकर के आए हैं हिंदी की उत्पत्ति। हमारे हिंदी गुरु चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हैं वो वीडियो आपके मोबाइल तक आसानी से पहुंच सकें और आप तक पहुंचें और आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन में आने वाली हिंदी को अच्छे से समझ सकें और उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। आइए आज हम हिंदी प्रारंभ करते हैं कि हिंदी किस प्रकार से प्रारंभ होती है। हिंदी कोई प्राचीन भाषा नहीं है, अर्वाचीन ही भाषा है, लेकिन प्राचीन भाषा के गर्भ से ही उत्पन्न हिंदी है। आइए किस प्रकार से हिंदी का जन्म होता है हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले विद्वान कहते हैं कि मनुष्य एशिया के मध्य में रहा करता था और वहां की एक ही भाषा होती थी, वो भाषा थी आदिम भाषा। वो भाषा आदिम भाषा, और इस आदिम भाषा के लोग एक ही भाषा बोला करते थे। जैसे जैसे लोगों की संस्कृति बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे लोग अन्यत्र जाने लगे, स्थान परिवर्तित करने लगे और स्थान परिवर्तन करते करते उनकी भाषाएं तीन भागों में बांटी गई। एक जो आर्य भाषा है, अर्थात जो पूरब की तरफ चले गए, वो आर्य भाषाओं के अंतर्गत आ गए, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, पारसी इत्यादि। कुछ अन्यत्र चले जाते हैं तो वो दूसरी भाषा हो जाती है, जिसे हम सामी भाषा के नाम से जानते हैं। सामी भाषा इब्रानी, अरबी आदि भाषाओं के अंतर्गत आती है। शामी भाषा के बाद आती है तुरानी भाषाएं। तुरानी भाषाओं के अंतर्गत चीनी, जापानी, द्रविड़ आदि। ना तो हम आज आर्य भाषा, सामी भाषा, तुरानी भाषा, इन भाषाओं के बारे में नहीं बात करेंगे। हम आर्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली प्राचीन संस्कृत। प्राचीन संस्कृत जो है, प्राचीन संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत आती है। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आर्य ग्रंथ लिखे गए। इतिहासकार बताते हैं कि 1500 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत हुआ करती। इसके बाद सभी विद्वान नहीं होते हैं, तो ये वैदिक संस्कृत जो थी वो विद्वानों की भाषा, और विद्वानों के बाद जो कुछ कम जानने वाले लोग थे, उन्होंने भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, उसको अपने बोलने के हिसाब से बड़ी आसान भाषा कर दी। तो आसान भाषा होने के कारण उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। तो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आपके रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि लिखे गए। इसी के बाद भाषा में और कुछ परिवर्तन हुआ, थोड़ा और परिवर्तन होने के कारण उस भाषा का नाम प्राकृत भाषा हुआ। प्राकृत भाषा जो 1000 ईस्वी पूर्व हुई, जो परिवर्तित की भाषा थी, परिवर्तित होने के कारण इसको प्राकृत भाषा कहा गया। इसके बाद पाली, पाली जो 500 ईस्वी पूर्व पाई जाती है, इस भाषा का जन्म हुआ। पाली के बाद जब भाषा में और गिरावट हो गई तो उस भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा गया। अपभ्रंश वैसे तो 6 हैं, लेकिन हिंदी को पढ़ने के लिए हमको स्वर, शैली, अर्धमागधी और मागधी, 3 अपभ्रंश काफी हैं। इन 3 अपभ्रंश के माध्यम से हम हिंदी पढ़ते हैं और इस अपभ्रंश को विद्वान लोग अवहट कहते हैं। अर्थात जब भाषा में गिरावट हो जाती है, भाषा अपनी अस्तित्व से गिर जाती है, उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन कर लिया जाता है, तो उस भाषा को अवहट कहा जाता है। तो ये प्राचीन संस्कृत से लेकर के हिंदी तक का जो सफर है, वो हमारा प्राचीन संस्कृत, वैदिक, लौकिक, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश में स्वर, शैली, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश तक पहुंचता है। और स्वर शैली के अंतर्गत, अर्धमागधी के अंतर्गत और मागधी के अंतर्गत ये हिंदी का जन्म होता है। आज की वीडियो यहीं तक। आप जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। और इससे आगे हम अपभ्रंश के विषय में और बोलियों के विषय में बताएंगे। जय जय श्री राम।